नमस्कार, ईटीवी की इस खास मुलाकात में आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। सिनेमा की दुनिया, क्रिएटिविटी की दुनिया बड़ी अलग है और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको आश्चर्य में डालते हैं। जिस शख्सियत के साथ, जिस सिनेमाई शख्सियत के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं, उनकी फिल्मों ने हमेशा हमें चौंकाया है, हमेशा हमारा दिल छुआ है। और ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगा कि न जाने कौन सी दौलत है उनके लहजे में कि सिनेमा के लिए दो लफ्ज़ लिखते हैं और लोगों के दिल खरीद लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त विधु विनोद चोपड़ा, कोई तारुफ की दरकार नहीं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत खुश हैं हम आपको इस खास मुलाकात में पाकर। अभी अभी हमने 15 मिनट का जो रशस देखे वज़ीर के, वो रंग नज़र आ रहा है, वो रोशनी नज़र आ रही है विधु विनोद चोपड़ा की। एक पुराना ख्वाब एक तरह से मुकम्मल हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपने जो देखा है वो एक्चुअली फिल्म की बिगिनिंग है, रशीद नहीं। वो एक्चुअली पहले 15 मिनट फिल्म जो है, जो लोग दर्शक देखेंगे वही आपने देखा। और दूसरा, ये कहानी असल में शुरू हुई थी 88 सितंबर में। मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था इलस्ट्रेटेड वीकली में, तो वहाँ मैंने पहली बार ये लिखा था। फिर ये रह गई, मैं लिखता रहता हूँ। और फिर वो अभिजात जोशी हमारी ज़िंदगी में आए 90s में। कहीं 2000 में उन्होंने लिखना शुरू किया द फिफ्थ मूव। ये कहानी इंग्लिश में पहले 4 साल हमने लिखी। तो उस वक्त हमसे वहाँ डस्टिन हॉफमैन वगैरह जुड़े, हमने उनके साथ रिहर्सल्स किया। फिर जो हमारे प्रोड्यूसर थे बॉबी न्यूमायर, उनका अचानक देहांत हो गया, तो ये कहानी रह गई। फिर हमने कहा चलो कभी बना लेंगे। फिर हमने ब्रोकन हॉर्सेस बना दी, या यहाँ पीके बना दिया, 3 इडियट। तो हमारी ज़िंदगी चलती है। फिर ये आए बिजॉय नाम्बियार हमारी लाइफ में। इनका हमने ब्लैक एंड वाइट एक पोर्शन देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पास एक पूरी कहानियों की एक पूरी इतनी बड़ी अलमारी है, उसमें पता नहीं ढेर सारी कहानियाँ जो हमने लिखी हुई। तो हमने खोली, भैया कौन सी बताओ, क्या करोगे? तो उन्होंने ये उठाई। फिर 2 साल हमने हिंदी पे काम किया, तो वज़ीर बनी। वज़ीर, जब जैसा आपने जिक्र किया कि द फिफ्थ मूव, जो कि बहुत पुराना ख्वाब था, उसे आज मुकम्मल कर रहे हैं। इस पूरे सफ़र में कई बार ऐसा हुआ कि विधु विनोद चोपड़ा को लोगों ने मिस किया। लोगों ने विधु विनोद चोपड़ा को राइटिंग में मिस किया, लोगों ने विधु विनोद चोपड़ा को डायरेक्शन में मिस किया। तो क्या माने कि वज़ीर, जो फिफ्थ मूव से वज़ीर तक का सफ़र है, उसमें एक हिंट है कि अब फिर से आपको देखेंगे हम? देखिए, इस वज़ीर मैंने खुद एडिट की है, और मैंने बहुत सालों के बाद 15 एडिट की थी, उसके बाद ही एडिट की है, और ये मैंने लिखी है। तो ये फिल्म सबसे क्लोज है इन टर्म्स ऑफ मेरी जो कंट्रीब्यूशन है। पर अगले साल मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा फिल्में बनाता नहीं हूँ, जैसा आपको पता है। जी बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, जैसा मैंने 3 इडियट्स में कहा। तो मैं कामयाबी के पीछे कभी भागता नहीं हूँ, और जब तक मेरी फिल्म ऐसी ना हो जो मैं समझता हूँ कि ये बनानी चाहिए, जैसे वज़ीर है, मैं बनाता ही नहीं हूँ। अब जैसे मुन्ना भाई, अभी तक हम कहानी लिख रहे हैं। कोई और प्रोडक्शन हाउस होता तो अभी तक 10-15 मुन्ना भाई बन गई। तो हम लोग फिल्म बनाते हैं या सिनेमा बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि हाँ, ये हमको बनाना है। और वो हमको कोई, चाहे जैसे हमने पीके में धर्म की बात करी, 3 इडियट्स में, वज़ीर में दोस्ती की बात है। 2 दोस्त हैं, अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर। और कहानी ये है कि दोस्ती का माने क्या है। आज की जो भागम दौड़ है, उसमें लोग दोस्ती का अर्थ ही भूल गए। दोस्त क्या होता है प्रशांत, वो लोग भूल ही चुके हैं। आजकल दोस्त से क्या फटाफट निकाल ले, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर ले, उसको झूठ बोले, वो उसको दोस्ती लोग कहने लगे। लेकिन ये फिल्म में आप देखेंगे कि दोस्ती जो है उसका सही माने क्या है। जी बिल्कुल। मैं ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ, और जब बात होती है, या जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनसे जब बात होती है, तो वो कहते हैं कि विधु विनोद चोपड़ा की राइटिंग या विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में एक जादू है, एक टच है। वो कुछ ख़ास हिस्सों का जिक्र करते हैं। तो प्रिविलेज मानते हैं कि इतना ज़्यादा सिनेमा जब बन रहा हो, उसमें भी एक सिग्नेचर स्टाइल लोगों के दिलों तक मौजूद है। देखिए, क्या है कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई DAV स्कूल में हुई, अमीरा करल में। तो मैं तो इंग्लिश ही नहीं जानता था जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया। और मैं, क्योंकि कहीं मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, तो मेरा माइंड फ्री है एकदम। मैं लिरिक्स भी लिख देता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ। इंग्लिश में मैंने अब ब्रोकन हॉर्सेस लिखी, बनाई। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये ऐसा है कि गांव में जो तमाशा करते थे ना, हमारी माँ हमसे भजन लिखवाती थी जन्माष्टमी के दिन,
तो हम लिखते थे माँ के लिए भजन, तो वो गाते भी थे, ढोलक भी बजाते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो बचपन में हमने वो सब किया, ये सब उसी का नतीजा कि हम गा भी लेते हैं और कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो कोई भय भी नहीं है। हम मतलब जहाँ से शुरू हुए कश्मीर से और जहाँ पर आज हम हैं, इसमें ये डर नहीं है कि यार वजीर हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई यार, ये कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए ना। बिल्कुल। अब चल गई तो बहुत अच्छा है, नहीं भी चली तो हम चलते चलते कितना दूर आ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेटफुल हैं, बहुत आभारी हैं। बहुत कम होता है इस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कि राइटिंग पे 2-2 साल 3-3 साल गुजार दिए जाएं। और इस ऑफिस के बारे में जहां हम इस वक्त बैठे हैं, आपके ऑफिस के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ दिन रात सिर्फ सिनेमा की ही बात होती रहती है। तो सिनेमा का सफ़र जब FTI से निकले, सजाए मौत का जिक्र छिड़ता है, फिर परिंदा आती है, लोग आज भी परिंदा देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार ये बाबुल नाथ है, ये वो कबूतर खाना है। तो मुश्किलें और आसानियाँ इस दौर में क्या रहीं विधु विनोद चोपड़ा के लिए? देखिए, मुश्किलें असल में मेरी ज़िंदगी में जब मेरे पास खाने को पैसे भी नहीं थे, मैं बहुत खुश था। तो मुश्किलात अगर देखी जाए तो ज़ाती ज़िंदगी में तो आती हैं, लेकिन सिनेमैटिक जर्नी में कोई मुश्किल नहीं आई। और मैं जब हमने लिखा 3 इडियट्स, खास करके वो 3 इडियट्स की कुर्सियाँ दिखाई है, ऐसा घुमाइएगा, वो 3 इडियट्स अभी बैठे हुए हैं हमारी ज़िंदगी में। तो हमने उसमें लिखा 3 इडियट्स में, और वो रैंचो का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा लूजली बेस्ड हम पे था। हम कहानियाँ हम फिल्म इंस्टीट्यूट क्लासेस छोड़ के चले जाते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन सीखना चाहते थे, डिग्री नहीं चाहते। फिल्म इंस्टीट्यूट में हम फेल हुए, हमको डिग्री नहीं मिली। जब हमको ऑस्कर की नॉमिनेशन हुई तो उनको शर्म आई, तो उन्होंने हमको डिग्री दे दी, नहीं तो हमारे पास डिग्री भी नहीं थी, फेल हो गए हम। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिनेमैटिक जर्नी में हमको कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई, क्योंकि हम चलते गए एक बिल्कुल वो घोड़े की तरह ऐसा लगा के। सजाए मौत आई, फिर खामोश, फिर परिंदा, फिर चलते ही गए हम। 1942 लव स्टोरी, यहाँ तक पहुँच गए, शायद वजीर तक। ज़ाती ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आता है। कल हमको वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्रिकेटर ने। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आपका प्लेन ऊपर उड़ता है, आप वो भी गांव से हैं, बिल्कुल हरियाणा छोटे से गांव से, कहते प्लेन उड़ जाता है तो ऊपर टर्ब्यूलेंस तो होगी लेकिन आप कितना उड़ के आ गए भैया, ये तो देखिए आप। तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई। चलिए वज़ीर पे फिर से आते हैं। वज़ीर एक टेक्निकल ब्रिलियंस भी दिखा रहा है, जो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में फिल्म दर फिल्म और बेहतर होता जाता है। तो क्या ये पहले से ही था कि टेक्निकल ब्रिलियंस भी फिल्म में दिखना चाहिए कहानी के अलावा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिनेमा का जो टेक्निक है ना, वो हिंदुस्तान में थोड़ा मर गया है। हिंदुस्तान में अभी क्या हो गया कि जो भी फिल्म बनाता है वो ये सोचता है कि फ्राइडे को मेरी कलेक्शन क्या है। वो सिनेमा जो बना रहा है उसके बारे में बहुत कम सोचता है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है कि हम लोग सिनेमा जज भी नहीं कर रहे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। हम ये कहते हैं कि फ्राइडे को कितना हुआ, थर्सडे को अच्छा, सैटरडे को तो कलेक्शन ड्रॉप हो गई, मतलब ख़राब फिल्म होगी, अच्छा ऊपर हो गई। तो सिनेमा अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा धंधा बन गया है कि जो सिनेमा है, जो सिनेमा लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। लगे रहो मुन्ना भाई, अभी भी लोग एक दूसरे को गेट वेल सून फूल देते हैं। बिल्कुल। कल मैं मिला किसी से, वहाँ पीके की बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया हमारी, हम ये करते थे वो सब करते, हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई देख के। तो ये है सिनेमा का पावर। वो कलेक्शन फ्राइडे को कम है कि ज़्यादा है, अब वहाँ उलझ के रह गया। टेक्निकल ब्रिलियंस तो बहुत आगे की बात आप कह रहे हैं प्रशांत। अच्छा, जैसा आपने कहा कि वज़ीर में एक बार फिर पुराना ख्वाब आप पूरा कर रहे हैं, इन सब के बीच में अभिजात जोशी का जिक्र छिड़ता है। अभिजात जोशी से जो मुलाकात रही, चूँकि ये मेरी पहली आपसे मुलाकात है, तो वो किस्सा भी जानना चाहेंगे कि वो बोर्ड पे कैसे आए, और वो कहीं यूएस में थे? जी, अभिजात नहीं, यूएस में नहीं थे, हम बर्मिंघम गए थे बहुत साल पहले, 20-21 साल पहले, 22 साल पहले। तो वहाँ उनका एक प्ले चल रहा था, शेफ्ट ऑफ लाइफ, वो हमने देखा, बहुत अच्छा प्ले था। तो हमने उनको ढूंढ निकाला, फिर वो बम्बई आए, और पहली बार हमारे यहाँ करीब लिख रहा था मैं, बहुत घटिया फिल्म उन्होंने लिखी मेरे लिए पहली तो वो हम हंसते रहते कि भैया तो अब करीब मत कर देना दोबारा। लेकिन वो उनकी प्रतिभा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ तभी।
और तब से वो जो आए हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते। अब वो यहीं में 21-22 साल से यहीं हैं वो। और मैं समझता हूँ वो राजू हिरानी ये सब मेरे ही, मैं ही हूँ, ये मैं समझता हूँ ये मेरी ही पर्सनैलिटी के या अलग अलग विभिन्न जो हैं उसके वो उसके आप मतलब मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि यार अभिजात जोशी कहाँ तक ले गया। वो एडिटर भी बन गया मेरे साथ। हाँ। तो एडिट उसने क्या किया, मैंने कहाँ मैं ख़त्म हुआ, कहाँ अभिजात शुरू हुआ, कहाँ अभिजात फिनिश हुआ, कहाँ मैं शुरू, ये मैं बहुत मुश्किल होगा कहने। वज़ीर आप देखेंगे तो अभी आपने देखे 15 मिनट ये उन्होंने लिखे हैं, मैंने एडिट किए हैं, लेकिन 9 महीने वो मेरे साथ एडिटिंग में थे। वो एडिटिंग में क्या कर रहे थे, वो कहानी लिख रहे थे एडिटिंग में। While I was editing the film, he was making sure that the script moves the way it should move. तो ऐसा कमिटमेंट और डेडिकेशन और इतना ज़्यादा सिनेमा के लिए और हमारे लिए प्यार, बहुत यही दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, यही दोस्ती है जी। बिल्कुल जी। पहली बार हम विधु विनोद चोपड़ा को गाने लिखते हुए देख रहे हैं। क्या वही था कि माँ ने जन्माष्टमी के गीत लिखवाए और वजीर क्या क्यों क्या देखिए क्या है, ये गाना लिखना तो जोक ही हो गया, क्योंकि क्या है कि वो अब प्रोड्यूसर है तो गाना भी लिख रहा है, म्यूज़िक भी बना रही है। ऐसा था कि हमारे कमरे में पियानो है स्टडी में, तो शांतनु मोहित्रा बजा रहे थे, हम बैठे थे, हम 2 ही थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी धुन बनाई और मैंने उसमें लफाज भर दिए। और मैंने ये सोचा था कि यार मैं भर रहा हूँ, फिर लिखाएंगे किसी से स्वानंद से। और अगर आप गाना सुने तो उसमें जो अंतरा है, उसमें जो पहली 2 लाइनें, दूसरी लाइनें वही घुमाई हैं। क्योंकि जब मैंने पहली लिखा बावरे पिया लागे ना जिया, तो तो उसने कहा नेक्स्ट क्या, मैंने कहा इसको ही घुमा दे, लागे ना जिया। अब मैंने कहा बाद में हो जाएगा। और तेरे बिन बहुत सिंपल सा थॉट था, वो गाना बन गया, फिर गाया गया। फिर जब हम लिखाने के लिए जिसके पास गए, उन्होंने कहा यार ये इतना अच्छा गाना आप क्यों दोबारा लिखा रहे हैं? तो हम लिरिक राइटर हो गए। मैं ऐसा नहीं है कि अब हम लिरिक्स लिखे, वो लिखे गए। और मौला रे मौला, वो दूसरा गाना, वो भी धुन बन रही थी, उसका मुखड़ा हमने लिख दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि मुझे राह दिखा। बिल्कुल। तो हाँ, वो माँ ने भजन लिखवाए थे, आज वो काम आ बावरे पिया, भजन से बावरे पिया। एक बात जो दिलचस्पी है मेरी जानने में कि ये जो कास्ट है, एक तरफ अमिताभ बच्चन, एक तरफ फरहान अख्तर, ये कास्टिंग कैसे, जब स्क्रिप्ट मुकम्मल हुई तो क्या ये पहला अप्रोच था कि यही 2 शख्सियत? इनका बिल्कुल क्लियर था कि अमिताभ ने तो 5th मूव पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने 10-12 साल पहले कहानी पढ़ी थी, तो ही वांटेड टू डू इट। फरहान का एक मज़ेदार किस्सा है कि मेरी जहन में था कि फरहान जो है इस रोल के लिए सबसे बेहतरीन होगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि फरहान मेरे साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि उन दिनों वो कुछ काफ़ी टसमस चल रही थी जावेद अख्तर और मेरे बीच में। तो मैंने यार बहुत, मैं ओपनली बात करता हूँ, तो मैंने बोला यार ये नहीं करेगा। तो बिजॉय ने कहा, मैंने कहा यार उसको दे दे, वो करेगा नहीं। तो बिजॉय का फ़ोन आया, ये फरहान तो यस बोल रहा है। मैंने हाँ बुलाया, फरहान आया। मैं बोला यार मैं तो बहुत गाली गलौज कर रहा हूँ आपके वालिद साहब को लेके, तो आप कैसे आपने हाँ बोल दिया? तो मुझसे कहा कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, ये 5th मूव थी। मैंने कहा नहीं यार बहुत देर पहले पढ़ी थी, पढ़ी नहीं है। कहता आप पढ़ लीजिए, आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको झेलने के लिए तैयार हो गया हूँ, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है। तो वो बड़ी मजाकिया तौर से फिल्म में आए। फिर 2 साल हमने लिखी फिल्म उनको मद्देनज़र रखते हुए। पर अमिताभ तो पहले से ही थे, अमिताभ वाज देयर। अदिति राव हैदरी वाज, आई टेस्टेड मैनी पीपल, मैनी गर्ल्स, सम वेल नोन गर्ल्स, पर उसका जो टेस्ट था इट वाज जस्ट स्टनिंग टेस्ट। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो धीरे ऐसे जैसे विद्या बालन को हमने परिणीता में कैसे लिया, आज विद्या बालन है, वो तो चैम्बूर में रहती थी, कोई जानता नहीं था, हमने टेस्ट पे टेस्ट लिया और लगा कि हाँ ये है। तो हम क्या है कि प्रतिभा को देख के कास्टिंग करते हैं, हम ऐसा नहीं कि ये हीरो ले लिया और मेरी फ्राइडे को बुकिंग हो गई, ऐसा मैं नहीं मानता। आपकी फिल्मों की ख़ास बात ये भी है कि वो किरदार, मतलब लोग शायद उनसे रिलेट तो कर ही पाते हैं, उसके अलावा उनका एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो अपने से लगते हैं, उनकी बात लोगों को समझ में आती है। बहुत ज़्यादा लिखने में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं जो आम दर्शक से, तो ये आसानी लिखने में, ये प्रैक्टिस पहले से ही थी या प्रिसाइज है कि इस तरह से? क्या है, जैसे अब ये गीत है मेरा, इसका कुछ 2 मिलियन हिट हो गया तेरे बिन का,
मुझे अभी बोला इन्होंने, तो मैं शॉक में लगा कि इतने मिलियन लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं अपने दिल से लिख रहे हैं। हम ड्रामा, नकली ड्रामा फिल्मों में नहीं भर रहे हैं, मैं नफरत करता हूँ जान, ये सब ऐसे कौन बोलता है? आप अपनी माँ से वैसे बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। आप जब मोहब्बत आपको होती है तो आप गाड़ियों के ऊपर छलांगे मार मार के नाचते हैं कि आप मेरे को ये मोहब्बत है, ऐसा कौन करता है मोहब्बत, बताइए। आप गोरखपुर से हैं, मैं कश्मीर से हूँ, हमने तो ऐसी मोहब्बत नहीं देखी, बम्बई में भी नहीं दिखती कि किसी को इश्क हो जाए और वो पूरा झूठ ट्रैफिक रोक के छलांगे मार मार के गाड़ी के ऊपर कह के मुझे तो इश्क हो गया, और लड़की भी नाच रही है, ऐसा कहाँ आप देखते हैं? ये सब हिंदी फिल्म का एक फॉर्मूला बन गया कि भैया ये चल गया, 4 गाड़ियों में 2 लोग नाचे, चल गया, अब अगली में 8 गाड़ियों में 6 लोग नाचेंगे, फिर वो चला तो यार 80 गाड़ियाँ लगा दो, 200 लोग लगा दो। तो ये सब बकवास है असल में, ये इसका कुछ माने नहीं। तो शायद ये सिंपलिसिटी जो हम लिखते हैं, जो हम कहानी लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, वो हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को उसमें आइडेंटिफिकेशन होती होगी कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं, तेरे बिन, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसा उसमें नहीं है, लफाजी नहीं। आई थिंक मे बी दैट हेल्प्स। चलिए, आपने कश्मीर का जिक्र किया और ये जो बातचीत है वो ETV उर्दू के दर्शकों के सामने भी होगी, तो कश्मीर से क्या ताल्लुक़ रहा, क्या दिन रहे वहाँ के, और फिर आप लौटे भी थे मिशन कश्मीर, बड़ी मुश्किल शूटिंग रही उसकी। नहीं, कश्मीर तो मेरा घर है, कश्मीर का तो नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे आप देखते हैं मुस्कान आ जाती है, और ये कश्मीर में लोग देखेंगे तो इससे मैं उस दुनिया में कहीं ना देखें कश्मीर में देखेंगे तो मेरे स्कूल के मित्र अभी वहाँ हैं, DAV स्कूल में पढ़ता था, तो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कश्मीर मेरा घर है, कश्मीर में ही मैं जो आज जो हूँ वो सब कश्मीर की वजह से, क्योंकि एक सुकून था वादी में, अब नहीं है, जो बहुत अफसोसनाक हादसा है। मैं समझता हूँ कि सुकून वापस आएगा ज़रूर, लेकिन जो सुकून था, उस सुकून में जो ग्रोथ हुई, हम डल लेक पे चलते थे तो 2-2 घंटे चलते रहते थे। शिकारा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो जो औरतें शिकारे में वहाँ होती थी, उनका हम शिकारा ले लेते थे और वो हम खुद ही शिकारा चलाते रहते थे 2-2, 4-4 घंटे लेक में। तो उससे जो हमारा आई थिंक जो मेंटल सेटअप हुआ ना, वो ऐसा हुआ कि पीस और हैप्पीनेस जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है बनस्पत पैसे। कितना पैसा आ गया, अरे क्या यार मेरे पास 10 करोड़ हैं, तेरे पास 20 करोड़ है, मैं तो 100 करोड़, वो मैं आई थिंक आई ओ दिस टू कश्मीर। द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन माई माइंड, इन माई सोल, आई ओ टू कश्मीर। अब आप आए हैं, अभी 3 हफ्ते में हमारी फिल्म रिलीज है, कुछ नहीं, झरना बह रहा है, हम आपसे बात करें, कोई जल्दी नहीं, ये सब कश्मीर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल वही है कि अब संजय दत्त की बायोपिक की काफ़ी चर्चा है और 7 मार्च को उनकी खबर भी है कि वो रिहा हो रहे हैं, तो एक हो गया है कि थोड़ी और अब इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट है? हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है अभी। नहीं, लिख रहे हैं हम, लिख रहे, देखिए हम वो लिख रहे हैं, मुन्ना भाई भी लिख रहे हैं, हम मुन्ना भाई भी बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं उनके साथ, संजय के साथ। तो जैसे ही कहानी तैयार हो जाएगी एकदम, जैसे वजीर आप हम बना रहे थे, अब जैसे PK जून में रिलीज थी, दिसंबर में कर दी, तैयार नहीं थे, आपने देखे 15 मिनट ये तैयार ही नहीं थे। तो जैसे ही कहानी बनेगी मुन्ना भाई की और वो बायोपिक की, हम बनाएंगे उसको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वजीर की जो रोशनी है वो पर्दे को और रोशन करें और आप ऐसे ही बेहतर और बेहतरीन बने रहें। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधु विनोद चोपड़ा साहब, जिन्होंने सिर्फ सिनेमा और सिनेमा की बात की। हम चाहेंगे कि सिनेमा की खिदमत उनकी ऐसे ही जारी रहे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ETV की इस खास मुलाकात से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।